हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल लाइब्रेरी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ स्टार्ट हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ आप सबकी रिक्वेस्ट पे स्टार्ट हुई है, बिकॉज बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें मेंस आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी की मैं सीरीज़ लेके आई हूँ। तो आज इसका सेकेंड टॉपिक है। आज मैं आईपीसी का क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। कल आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, आज आईपीसी क्वेश्चन में लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट इज मेंस शेयर, डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, अपराध भावना क्या है, अपराध भावना की आवश्यकता तो क्या क्या है। इसी का एक और क्वेश्चन फॉर्मेट देख लीजिए। मेंस शेयर इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द क्राइम, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज एप्लीकेबल टू द आईपीसी। प्रत्येक अपराध में दुराशय आवश्यकता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारतीय दंड संहिता में संदर्भ में यह कथन कहाँ तक लागू है। ठीक है, अब इसी का तीसरा फॉर्मेट देखिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन के फॉर्मेट अपने माइंड में रखिए, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है और आंसर वही होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ, जबकि इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो एक ही हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है इसी का। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, एक्सप्लेन दिस मैक्सिम। बिना दुराशय के किया गया कार्य अपराध नहीं होता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ये 3 टाइप के आपके जो क्वेश्चन है मेंस शेयर से रिलेटेड, इन तीनों के क्वेश्चन एक ही है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है चेंज करके दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप क्वेश्चन फॉर्मेट को ज़्यादा अपने माइंड में रखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आंसर राइटिंग में। ठीक है, आंसर आइए इसका देखते हैं। मेंस्ट्रिया, मेंस्ट्रिया is the guilty mind of guilty intention to commit a crime with the intention of causing hurt to another person's animal or with the express intention of disturbing the peace. Actus reus, however, is guilty act which is necessity in proving that a criminal act was committed. मीन्स आपका जो मेंस्ट्रिया है वो आपका स्टेट ऑफ माइंड शो करता है, मीन्स आपकी इंटेंशन शो करता है किसी क्राइम को करने के लिए। और किसी भी क्राइम के 2 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, मीन्स मेंस्ट्रिया होता है एंड देन एक्टस रियस होता है। एक्टस रियस जो आपका होता है मैलिस एक्ट होता है, एंड आपका मेंस्ट्रिया जो होता है आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है, आपका इंटेंशन होता है। ठीक है, तो ये सब आपके एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। आइए आगे देखते हैं। द स्टैंडर्ड कॉमन लॉ टेस्ट ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटीज इज एक्सप्रेस्ड इन द लैटिन मैक्सिम। अब आपका जो मेंस्ट्रिया है लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि एक मैक्सिम पे बेस्ड है। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। मैं अगर मैक्सिम की बात करूँ तो मैक्सिम आपके आंसर में 4 चांद लगाता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी फैक्ट से रिलेटेड कोई भी मैक्सिम याद हो जो रिलेवेंट हो उस फैक्ट से रिलेटेड, तो उसे मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज मैक्सिम जो होती है वो आपके आंसर को और बेस्ट लुक देती है। ठीक है, तो ये मैक्सिम है आपकी मेंस्ट्रिया की। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, द एक्ट इज नॉट कल्पेबल अनलेस द माइंड इज गिल्टी। मीन्स किसी भी व्यक्ति का जो एक्ट होता है वो तब तक आपका पनिशेबल नहीं होता है, ठीक है, तब तक दोषपूर्ण नहीं होता जब तक कि उसका माइंड जो होता है, उसकी इंटेंशन जो होती है वो गिल्ट नहीं होती है। ठीक है, इन जुरिस्डिक्शन विथ ड्यू प्रोसेस देयर मस्ट बी बोथ एक्टस रियस गिल्टी एक्ट, मीन्स एक्टस रियस होना चाहिए किसी भी एक्ट को करने के लिए, देन उसके बाद मेंस्ट्रिया, एंड मेंस्ट्रिया फॉर अ डिफेंडेंट टू बी guilty of a crime. As a general rule, someone who acted without mental fault is not liable in criminal law. मीन्स अगर कोई व्यक्ति विदाउट इंटेंशन के कोई भी एक्ट करता है तो वो आपका पनिशेबल नहीं होता है, लाइबल नहीं होता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। ठीक है, अब आपका देखते हैं 4 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी क्राइम को करने के लिए आपका मेंस्ट्रिया होना चाहिए। मेंस्ट्रिया इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम, एंड देन एक्टस रियस होना चाहिए, गिल्टी एक्ट होना चाहिए, एंड थर्ड है आपका दी क्राइम मस्ट बी कमिटेड बाय अ पर्सन, और वो क्राइम जो होना चाहिए किसी पर्सन के द्वारा कमिट किया जाना चाहिए। ठीक है, एंड फोर्थ एंड लास्ट है देयर मस्ट बी हर्ट और इंजरी कॉज टू अनदर, और उस एक्ट से यानी जो एक्टस रियस हुआ है किसी पर्सन के द्वारा हुआ है, मेंस्ट्रिया को रखते हुए हुआ है, उस एक्ट से इंजरीज कॉज्ड होनी चाहिए। ओके, आइए देखते हैं मेंस्ट्रिया। एसेंशियल एलिमेंट था तो देख लेते हैं मेंस्ट्रिया। मेंस्ट्रिया इज एन एसेंशियल पार्ट of deciding whether an act is culpable or not. Menstria display specific intent by the accused for the commissions of the crime
फॉर विच ही इज़ चार्ज। तो मेंस्ट्रुआ जो होता है वो किस लिए यूज़फुल होता है, तो ये आपका डिसाइडिंग एक्ट के लिए यूज़ होता है कि जो एक्ट था वो कल्पेबल है या नहीं। अब कैसे आप डिसाइड करेंगे कल्पेबल है या नहीं है, तो आपकी इंटेंशन वहाँ देखी जाएगी, उस एक्ट को करने के लिए आपकी इंटेंशन थी या नहीं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुआ ओवरऑल आपका स्टेट ऑफ माइंड है। देन इसके बाद एक्टस रियस की हम लोग बात करते हैं। एक्टस रियस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गिल्टी एक्ट होता है। एक्टस रियस इज द फिजिकल एस्पेक्ट of a crime. The accused need to have done something or omitted to do something resulting in an injury to the victim. Means आपका जो गिल्टी एक्ट है वो आपका बाय एक्ट भी हो सकता है, बाय ओमिशन भी हो सकता है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि किसी को हार्म करने के लिए कोई एक्ट किया जाए, आप ओमिट भी कर दीजिए तो भी आपका पनिशेबल होगा, ठीक है। अगर उससे विक्टिम को कोई भी इंजरीज कॉज्ड होती है तो आपको मैं बताती हूँ ओमिशन के बारे में। लाइक कोई जेलर है, ठीक है, उसकी ड्यूटी है कि कैदियों को खाना देने की, बट वो क्या करता है कि अपनी ड्यूटी को ओमिट कर देता है, उन्हें खाना नहीं देता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके कुछ कैदियों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ वो क्या करता है, वो गिल्टी एक्ट करता है, यानी एक्टस रियस करता है विथ मेंस्ट्रुआ, ठीक है। मेंस्ट्रुआ इन पीनल लॉ। अब अगर मैं बात करूँ मेंस्ट्रुआ की आपके पीनल लॉ यानी आईपीसी की, तो द मॉडल आईपीसी मॉडल पीनल लॉ रिकॉग्नाइज 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेंस्ट्रुआ। अब इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है, आपका मेंस्ट्रुआ आपका क्लियरली डिफाइन नहीं है आईपीसी में। अगर मैं बात करूँ क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ में आपका क्लियरली आपका मेंशन नहीं है मेंस्ट्रुआ, बट आपका हर एक सेक्शन में मेंस्ट्रुआ है। अब किस किस वर्ड में है आपका मेंस्ट्रुआ, पर्पस सेम एज इंटेंशन। अगर मैं इंटेंशन की बात करूँ तो सेक्शन 34, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जहाँ आपकी इंटेंशन के बारे में बात की गई है। देन उसके बाद नॉलेज की बात की गई। अगर मैं नॉलेज की बात करूँ तो 299 कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर 300। तो यहाँ आपकी नॉलेज की बात की गई है। यहाँ आपके नॉलेज के रूप में, नॉलेज की फॉर्म में आपका मेंस्ट्रुआ ऐड किया गया है। इंटेंशन के रूप में आपका 34 में ऐड किया गया है, ठीक है। पर्पस हो गया, इंटेंशन हो गया, नॉलेज हो गया, रेकलेसनेस हो गया, ये आपका 34A में है, ठीक है। सॉरी, निग्लिजेंस है आपका 34A में। और अगर मैं बोलूँ कि आपका जो मेंस्ट्रुआ है वो आपके आईपीसी में तरह तरह के वर्ड में डिफाइन किया गया है। आईपीसी में जो है मेंस्ट्रुआ आपका, जैसे आपका डिसऑनेस्टली हो गया, ठीक है, और नॉलेज हो गया, रेकलेसनेस हो गया, पर्पस हो गया, इंटेंशन हो गया, ऐसे वर्ड में आपका मेंस्ट्रुआ आपका दर्शित किया गया है, आपका डिफाइन किया गया है आईपीसी में, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ मेंस्ट्रुआ। एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन मेंस्ट्रुआ आर एज फॉलो। अब अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो एक्सेप्शन इसके 5 या 6 मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो टॉर्ट से अगर आप लोग एक्वांटेड होंगे तो आपको मैं बता दूं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में कोई केस है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है, अपने माइंड में हमेशा रखिएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है। और एक MC मेहता का केस भी है जो कि आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड है, ये आपका टॉर्ट है, ठीक है। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इवन दो देयर इज नो गिल्टी माइंड द पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू द एक्ट ओनली सम स्पेशल स्टैट्यूज क्रिएट्स दोस लायबिलिटीज एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। These offences are against public health for which such strict or absolute liabilities is imposed. मीन्स आपका जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है किसी भी एक्ट के लिए, आपकी जो किसी भी एक्ट के टुवर्ड्स आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है, तो अगर आप उससे फॉलो नहीं करते हैं या फिर उसे इन्फ्रिंज करते हैं तो देन उसके बाद आपकी इंटेंशन हो या ना हो, आपकी मेंस्ट्रुआ हो या ना हो, प्रेजेंस हो या ना हो, इट्स इमटेरियल, ओके, आपको पनिश किया जाएगा। लाइक देखिए एग्जांपल मैंने दिया है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, फूड एंड ड्रग्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, EDC। तो ऐसे कुछ एग्जांपल हैं कि आपकी किसी की तरफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है और आप उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं कंटिन्यू, तो देन यू हैव टू लायबल, पनिशेबल, ठीक है। आपका पब्लिक न्यूसेंस है सेकेंड। तो अनदर एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस्ट्रुआ is in case of public nuisance. In the interest of public safety, strict liability must be imposed whether a person causes
public nuisance with guilty mind or without guilty mind, he must be punishable. मीन्स आपका जो पब्लिक न्यूसेंस रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उनमें आपका मेंस्ट्रुअल प्रेजेंस हो या ना हो, आपको पनिश किया जाएगा. अगर मैं बात करूं पब्लिक न्यूसेंस की, तो पब्लिक न्यूसेंस आईपीसी सेक्शन 268 में डिफाइन है एंड इसकी पनिशमेंट 290 में 290 में डिफाइन है और पनिशमेंट कितनी है 6 मंथ की. ठीक है, तो आपका पब्लिक न्यूसेंस, वैसे पब्लिक न्यूसेंस की अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक न्यूसेंस आपका क्रिमिनल ऑफेंस भी है और आपका सिविल रॉन्ग भी है. मीन्स आपका ये टॉर्ट में भी जाता है पब्लिक न्यूसेंस और आपका क्रिमिनल यानी आईपीसी में भी है पनिशेबल 268 में. ऐसे ही आपका डिफेमेशंस भी है. ठीक है, तो पब्लिक न्यूसेंस को अगर आप पब्लिक न्यूसेंस रिलेटेड कोई भी ऑफेंस आपके द्वारा होता है तो उसमें आपके मेंस्ट्रुआ हो या ना हो, आपको पनिश किया जाएगा. ठीक है, थर्ड है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एवरीबडी नोज द लॉ ऑफ लैंड. द प्रिंसिपल ऑफ ignorantia juris non executed is followed in almost all legal system. This is an irrefutable presumption that every person knows the law of the land. जो आपकी गवर्नमेंट है या फिर अदर व्यक्ति हैं जो आपके सुप्रीम है, वो ये प्रिज्यूम करते हैं या फिर आपकी कोर्ट है ये प्रिज्यूम करती है कि आपको जो लॉ की नॉलेज है वो होगी. आपको अपने लैंड लॉ की नॉलेज जो है, मीन्स आपके अपने लॉ इंडियन लॉ की नॉलेज तो होगी. तो अगर मैं बात करूं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं है, मीन्स आपका एक्सक्यूज़ नहीं है. किसी भी तरह से आप ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि हमें इसकी नॉलेज नहीं थी कि इंडिया में ये क्राइम भी होता है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट की, इग्नोरेंशिया फैक्टी डॉट इज एक्सक्यूजेड. मीन्स आपका जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है वो आपका एक्सक्यूज़ है, बट इग्नोरेंस या जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड मीन्स आपका जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है वो आपका एक्सक्यूज़ नहीं है किसी भी हालत में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें लॉ की नॉलेज नहीं थी, फिर वो आपका प्रॉपर्टी लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, कोई भी लॉ हो, अगर इंडिया में वो लॉ इन्फोर्सेबल है और आप उसके लिए ये तर्क नहीं ले सकते कि आपको उस लॉ की नॉलेज नहीं थी. ठीक है, अगर आप उस लॉ की नॉलेज लेते भी हैं, आप उसकी तर्क लेते भी कि आपको उसकी नॉलेज नहीं थी, तो भी आपको क्षमा नहीं किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा. ठीक है, आपको लॉ की नॉलेज होनी ही चाहिए. Offense against government. Offense against Indian government is a heinous offense. So in that case, mens rea is irrelevant. मीन्स अगर मैं अगेंस्ट गवर्नमेंट के स्टेट आपके वॉर की बात करूं या फिर सिटीजन की बात करूं या फिर कॉन्स्पिरेसी की बात करूं, तो किसी भी सूरत में आपका स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनमें आपका मेंस rea हो या ना हो, आपको पनिश किया जाएगा. ठीक है, जैसे आपको लॉ की नॉलेज हो या ना हो, आपका मेंस rea होना या ना होना कोई मतलब नहीं है, आपको पनिश किया जाएगा ऐसे केसेस में. एंड फिफ्थ है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है मेंस rea इज इररिलेवेंट इन एवरी सच केसेस विच आर रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड मैटर में आपका मेंस rea होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता है. ठीक है, आपको पनिश किया जाएगा अगर कोर्ट चाहे तो. ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये राइट्स है एंड आपका हाई कोर्ट के पास भी ये राइट्स है और सभी कोर्ट के पास ये राइट होता है जो आपको पनिश कर सकता है अपने कंटेम्प्ट के लिए. ठीक है, इसीलिए इसको क्षमा नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर क्षमा कर दिया जाएगा ऐसे व्यक्ति को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो कोई भी आ जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने. ठीक है, और सेम यही होता है कि अगर आपकी लॉ की भूल को क्षमा किया जाएगा तो यही प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा कि किसे लॉ पता है किसे लॉ नहीं पता है. इसीलिए लॉ की जो भूल है, ठीक है, वो क्षमा नहीं है इंडिया में. सिविल केसेस. नेचर ऑफ सिविल केसेस इज ओनली प्रोवाइड रेमेडीज एंड कंपनसेशन रेदर देन डू नॉट पनिश एनीवन. सिविल केस में भी आपका मेंस rea की अगर मैं बात करूँ तो ये इरिलेवेंट है, बिकॉज कि जो सिविल केस का नेचर होता है वो आपको रेमेडीज और कंपनसेशन प्रोवाइड करना होता है, ना कि पनिश करना होता है. तो यहाँ भी आपका मेंस rea होना या ना होना
कोई मैटर नहीं करता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस है फॉलर वर्सेस पैजेट का केस है, पहला है, ठीक है। फॉलर वर्सेस पैजेट के केस में, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट along with the work it is necessary to have menstruation to constitute a crime। मीन्स आपका वर्क के साथ साथ आपका मेंस्ट्रुआ होना बहुत ज़रूरी है। मेंस्ट्रुआ होगा तभी आपका क्राइम जो होगा वो कंस्टिट्यूट होगा। ये किस केस में हेल्ड हुआ था? तो ये फॉलर वर्सेस पैजेट के केस में ये हेल्ड हुआ था। ये सारे केस एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ लेके आई हूँ। शेराज वर्सेस डी रूटजेन, in this case it was held that in every offences menstruation has included unless proven adverse to it। मीन्स तब तक किसी भी मामले में ये माना जाएगा कि मेंस्ट्रुआ उसमें अंतर्निहित है, ठीक है, इंक्लूड है, तब तक जब तक कि उसके विपरीत, उसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, प्रूवन एडवर्स टू इट। ओके। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। देखिए एम एच जॉर्ज को यहाँ मैंने पूरा लिखा है क्योंकि कभी कभी केस पूरा दे देता है तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मायर हंस जॉर्ज का केस है। अच्छा, इस केस की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा मैं पहले फैक्ट पढ़ा देती हूँ, देन उसके बाद मैं इसकी बात करती हूँ, इसकी समरी के बारे में। द रिस्पॉन्डेंट अ जर्मन डीलर लेफ्ट जूरिक्स बाया प्लेन on 27th November 1962 with 34 kilos of gold covered on his persons to be conveyed in Manila। The respondent was sentenced by the magistrate, however acquitted by the High Court। A further appeal was made by the state in the Supreme Court। तो ये जो केस था, इस केस में एक विदेशी रहता है, उसे किसी और कंट्री में जाना रहता है, 34 किलो सोना लेके वो आता है, ठीक है, उसे किसी और कंट्री में जाना रहता है, बट कुछ समय के लिए वो इंडियन एयरपोर्ट पर रुक जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए। और जैसे ही वो इंडियन एयरपोर्ट पर रुकता है तो विदाउट नोटिफिकेशन आप इतना सोना लेके इंडियन एयरपोर्ट पे रुके हैं, तो क्या लॉजिक है? तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसे कैच किया, देन उसके बाद उसे कोर्ट ले गई। तो क्या है कि विदाउट नोटिफिकेशन आप इतना सोना लेके आए हैं, तो कह रहा है कि मुझे नॉलेज नहीं थी लॉ की कि इंडिया में ये क्राइम है, ठीक है, या फिर नोटिफिकेशन देना ज़रूरी है, मुझे इस सारी चीज़ों के बारे में नहीं मालूम था। तो उसका कोई भी तर्क जो है स्वीकार नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पनिश किया और ये कहा कि इंडिया में अगर कोई भी व्यक्ति इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, ये तर्क इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड मीन्स आपका जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है ये स्वीकार नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। आपको इंडियन लॉ की नॉलेज होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपको पनिश किया जा सकता है, ठीक है, आई मीन किया जाएगा, किया जा सकता है क्या है, ठीक है। मे और शैल का तो बहुत बड़ा अंतर होता है लॉ में। नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये AIR 1966 का केस था सुप्रीम कोर्ट का, और एम एच जॉर्ज का केस भी सुप्रीम कोर्ट का ही केस था, ठीक है। तो ये केस है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट मेंस्ट्रुआ इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एवरी क्रिमिनल ऑफेंसेस। मीन्स आपका इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि मेंस्ट्रुआ जो है वो सभी क्रिमिनल केस का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। मीन्स अगर मैं मेंस्ट्रुआ की बात करूँ तो विदाउट मेंस्ट्रुआ जो कोई केस जो होता है, कोर्ट सबसे पहले क्या करती है, अगर कोर्ट के पास कोई केस आता है तो सबसे पहले देखती है कि उसमें उसकी मेंस्ट्रुआ थी या नहीं थी, ठीक है। उसके बाद देखती है कि एक्सेप्शन में तो नहीं जा रहा है केस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही कोई डिसीजन दिया जाता है। और इसका एक और केस है आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस, अगर इसे कहीं रेगिना वर्सेस प्रिंस दिया हो तो भी ये मेंस्ट्रुआ से रिलेटेड ही केस है, इसीलिए मैंने कुछ केस के नाम पूरे लिखे हैं, जैसे वहाँ एम एच जॉर्ज का केस का पूरा लिखा था। तो in English case that held the menstrua necessary for criminal liability should be required for the element central to the wrongfulness of the act and that strict liability means, अगर मैं इस केस के फैक्ट की बात करूँ तो एक लड़का था, वो एक 16 साल की लड़की को ये समझ के कि वो 18 प्लस है उसको किडनैप करता है, देन उसके ऊपर किडनैपिंग का चार्जेस लगता है, तो वो ये तर्क लेता है, नहीं मुझे तो नहीं पता था ये 18 की नहीं है, तो 16 की है, मुझे नहीं पता था। तो उसका ये जो तर्क था ये कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो उसकी लायबिलिटी थी वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी, तो उसे अपहरण का दोषी पाया गया और उसको अपहरण के लिए चार्ज किया गया एंड देन उसको पनिश किया गया, ठीक है। एक और केस है आर वर्सेस टॉल्सन का केस है 1889 का, ये क्वीन इंग्लैंड का केस है। शी वॉज टोल्ड दैट ही हैड बीन ऑन अ शिप दैट वॉज लॉस्ट एट शी
6 years later, believing her husband to be dead, she married another. 11 months later, her husband turned up. She was charged with the offense of bigamy. मीन्स एक फीमेल रहती है, उसे एक विश्वास होता है कि उसका जो हस्बैंड है वो मर चुका है. वो 6 ईयर तक उसका वेट करती है, बट वो 6 ईयर में नहीं आता है. देन उसके बाद उसने रीमैरी कर ली, और जैसे ही उसने रीमैरी की उसके 11 मंथ बाद, यानी 6 ईयर के बाद, वो बंदा जो है, जो कि उसका हस्बैंड था, वो वापस आता है. और वापस आता देखता है कि अरे उसने तो रीमैरी कर लिया, तो उसके ऊपर जो बाइगेमी का केस कर देता है. तो वो फीमेल ये तर्क लेती है कि उसने सद्भावनापूर्वक यानी गुड फेथ में उसका काफ़ी देर तक वेट किया, जब वो नहीं आया 6 ईयर तक, देन उसके बाद उसने 6 ईयर के बाद उसने रीमैरी की है. तो कोर्ट ने पाया कि जो एक्ट था उस फीमेल का वो गुड फेथ में था. तो इस बेस पे उसे जो मेंस्ट्रुआ नहीं भी, मतलब उसका मेंस्ट्रुआ जो है वो प्रूफ नहीं हुआ, इसलिए उसको पनिश नहीं किया गया था. आइए अब इसका कंक्लूजन देखते हैं. कंक्लूजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मेंस्ट्रुआ इज अ टेक्निकल टर्म जनरली taken to mean some blameworthy mental condition, whether constituted by intention or knowledge or otherwise, the absence of which on any particular occasion negatives and intentions of a crime. There are many exceptional cases where menstruation is not required in criminal law. Some exception to the doctrine menstruation are mentioned above. मीन्स आपका, अगर मैं कंक्लूज़न की बात करूं, तो आपका किसी भी क्राइम को करने के लिए, कमिट करने के लिए आपको 2 एक्ट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. सबसे पहले आपका मेंस्ट्रुआ होना चाहिए, यानी आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए. ओके. देन इसके बाद आपका एक्टस रियस होना चाहिए, यानी आपका गिल्टी एक्ट होना चाहिए. उसके बाद ही आप कोई ऑफेंस कमिट कर सकते हैं. ठीक है. बट ज़रूरी नहीं कि सारे केस में मेंस्ट्रुआ प्रेजेंस हो. कुछ केस ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको अभी मेंस्ट्रुआ के एक्सेप्शन बताएं, तो वहाँ मेंस्ट्रुआ होना या ना होना इरिलेवेंट है. मीन्स आपका मेंस्ट्रुआ होगा तो भी आपको पनिश किया जाएगा, और मेंस्ट्रुआ नहीं होगा तो भी आपको पनिश किया जाएगा. तो एक्सेप्शन के जो केस हैं वहाँ आपका इरिलेवेंट है आपका मेंस्ट्रुआ होना या ना होना. बट अदर केसेस जितने भी होते हैं उनमें आपका मेंस्ट्रुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेंस्ट्रुआ होगा तो ही आपको पनिश किया जाएगा, और मेंस्ट्रुआ नहीं होगा तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा. तो ये मेंस्ट्रुआ से रिलेटेड जो मेंस आंसर राइटिंग थी, ठीक है, यहाँ ये कंप्लीट होती है. एंड नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ.